गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टार्ट करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में आपने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया था। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं और उनके बिटवीन एक फोर्स होता है जो मैंने उसमें बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही क्या करता है, उनको होल्ड करके रखता है। अदरवाइज क्या होगा, जब अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड तो क्या होना चाहिए, अर्थ सन में इम्बेडेड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती है, अर्थ और सन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, होल्ड रहते हैं। उनके बिटवीन क्या उनका फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम एक साइंटिस्ट हुए केप्लर, उन्होंने जो प्लैनेटरी मोशन है, प्लैनेट की मोशन है अराउंड द सन, उसको एक्सप्लेन किया, उनको हम स्टडी करेंगे। तो केप्लर्स के 3 लॉज हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इसको हम लिख लें केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, केप्लर फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, दैट मूव इन आ इलेप्टिकल ऑर्बिट्स। कैसे ऑर्बिट में मूव करते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। एंड सन इज वन ऑफ द फोकी ऑफ द ऑर्बिट। जो सन है एक फोकी पर होता है ऑर्बिट की। ऑल द प्लैनेट्स मूव around the sun. All the planets move around the sun in elliptical orbit, and sun one of the foci of the ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट हैं कुछ इस तरह से पाथ होता है, ये इलिप्स की तरह, जैसे आपने एग देखा होगा, कुछ इस तरह से पाथ होता है। इसमें क्या होता है, ये 2 फोकी होती हैं और सन उनमें से किसी एक फोकी पर होता है। इस तरह से जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ये जो मूवमेंट है इनका किस में होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता है। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है तो सेकेंड लॉ कहता है कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, इक्वल एरिया स्वैप करेगा। सपोज कीजिए ये प्लैनेट यहाँ पर है ए पॉइंट पर और ए से बी पर मूव करता है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज कीजिए कितना टाइम लगा, टी टाइम इसने कंज्यूम किया। तो ये जो एरिया है, यदि इसको ओ हम मान लें, ए ओ बी ये एरिया, और सपोज कीजिए वो सी पर था, फिर डी पर आया, सी से डी तक उसे रीच करने में टाइम टी ही लगा। तो ये जो एरिया होगा सी ओ डी, ए ओ बी एरिया और सी ओ डी एरिया, दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि व्हेन अ प्लैनेट moves around the sun swept
इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एरिया सी ओ डी के। जब कोई प्लैनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड तो क्या करता है, स्वैप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है? ये हो गया सेकंड लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ mean distance from the sun to planet। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा था तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ पर कम होगी। तो हमने इसका मीन लिया, तो जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब, जब कोई प्लैनेट मूव कर रहा है तो उसकी जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, proportional to square of the time taken to complete one revolution around the सन। इन सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। आर क्यूब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के, या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये थ्री लॉज थे केप्लर्स के, इनको हमने आज स्टडी किया। आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे, इनको स्टडी करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आगे तक आपका काम देगा ये केप्लर्स लॉ। क्लियर है? ओके।